नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सो आई एम अंकित भाटिया फ्रॉम ज्ञानम इंस्टीट्यूट ऑफ हिम फोकस एजुकेशन, ऊना, हिमाचल प्रदेश. सो आज का मेरा लेक्चर है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे. जो आप स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत. ओके, सो कि ये महाद्वीप जो है, क्या जनरली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आज की तिथि में, प्रेजेंट डेट पे. तो क्या जनरली जिस तरह से आज ये पोजीशंस आपको दिख रही हैं, सी नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है, साउथ अमेरिका यहाँ पर है, अफ्रीका है, यूरोप, एशिया. तो क्या ये कॉन्टिनेंट पहले से यहीं स्थित थे या कोई इनमें मूवमेंट आई? सो उसी के बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे आज. एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो जनरली हमें बताता है कि महाद्वीप, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये इनका मूवमेंट हुआ है. सो चलते हैं. सो अगेन रिपीटिंग, आई एम अंकित भाटिया. ओके, चलते हैं, शुरू करते हैं अपना लेक्चर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत. चलेगा. सो लेट्स मूव ऑन टू. So my first topic here is geomorphology या भू आकृति विज्ञान. So भू आकृति विज्ञान या geomorphology क्या होता है? So it is defined as the science of landforms with an emphasis on their origin, evolution, form and distribution across the physical landscape. Generally भू आकृति विज्ञान आपके पास पृथ्वी के जो है वो अध्ययन, मतलब कि उनकी पृथ्वी में जिस तरह से फॉर्मेशन हुई है, उसका ओरिजिन कैसा है, उसका एवोल्यूशन, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और किस तरह से जो फिजिकल फीचर्स हैं, प्लेन्स हैं, पहाड़ियां हैं, पठार हैं, ये किस तरह से इस अर्थ, इस पृथ्वी पर फैले हुए हैं, तो उसकी मॉर्फोलॉजी को दर्शाता है. सो ये टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी. देखिए, जियो मतलब क्या होता है. यहाँ पर आप इस शब्द पे गौर करें, दिस वन. जियो मतलब होता क्या है? जियो शब्द का मतलब है अर्थ, एंड मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजी मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है. सो मॉर्फोलॉजी मीन क्या है आपके पास? फिजिकल अपीयरेंस, कि आपके पास अर्थ की जो है वो फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कि इनके जो है आपके पास है कि इनके अध्ययन जो है, ये अर्थ का अध्ययन, इनके फॉर्म का, इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन, तो उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. सो हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा, भू आकृति विज्ञान मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सी है. सो यहाँ पर आपको देखिए किस तरह से ये माउंटेन्स का लैंडस्केप दिख रहा है. ओके, सो बहुत ही विशाल आपके पास, मतलब कि आपके जो अर्थ का फैलाव है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई इस तरह से कोई एक माउंटेन रहा होगा ड्यू टू सम इरोजन के कारण. आपके पास इरोजन के कारण यहाँ पर कुछ आपको माउंटेन्स में इरोजन के कारण आप देख रहे हैं कि मशरूम शेप एक जो है वो आकार बनता है. तो ये भी एक लैंडस्केप का एक अलग फीचर होता है. तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का जो है वो, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी. चलिए आगे बढ़ते हैं. So second topic is tectonics. So this is very important. Plate tectonics या सतह विवर्तनिकी. ये टेक्टोनिक्स मतलब क्या है? टेक्टोनिक्स डिस्क्राइब करता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, जो बताता है मूवमेंट्स को. ठीक है, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो बताता है कि आपके पास ये जो प्लेट्स हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनकी मूवमेंट कैसी हुई, ये माउंटेन बिल्डिंग, ये पहाड़ बने कैसे. ठीक है, इनके ग्रोथ और इनके जो बिहेवियर जो है, कि कोर जो है, भूपर्पटी जो है वो महाद्वीप की वो किस तरह से बनी. ठीक है. सो इन सभी के बारे में जो जनरली प्रोसेसेस के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है, वो कौन देता है? टेक्टोनिक्स. तो टेक्टोनिक्स जनरली एक प्रोसेस है कि हाउ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स मतलब कॉन्टिनेंट्स, हाउ देयर इज द प्रोसेस बीइंग टेक प्लेस, की माउंटेन कैसे बने हैं. ओके, सो दिस इज. सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, द ग्रोथ एंड बिहेवियर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओल्ड कोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स नोन एज क्रेटॉन्स. नाउ क्रेटॉन्स क्या है? ओल्ड एंड स्टेबल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट लिथोस्फीयर. सो लिथोस्फीयर स्थल मंडल की हम बात कर रहे हैं. तो स्थल मंडल क्या होता है? अगर
आपने अर्थ की आंतरिक संरचना की है तो अर्थ 3 चीजों से बना हुआ है, कोर, क्रस्ट एंड मेंटल। ठीक है, सबसे पहले क्रस्ट आता है ऊपर की, अगर मैं लेयर की बात करूं, नीचे मेंटल आता है इन बिटवीन, और कोर सबसे नीचे आता है। अगर क्रस्ट और मेंटल का कुछ ऊपरी भाग को अगर मैं मिला दूं तो वो स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, तो टेक्टोनिक एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसी कि ये आपके पास मूवमेंट कैसे हुई, ठीक है जी, माउंटेन बिल्डिंग्स जो आप ये अलग लैंड फॉर्म्स देखते हैं ये कैसे बने, तो टेक्टोनिक एक प्रोसेस है सतह विवर्तनिकी। सो आप प्लीज यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आप ये देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये अलग से एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये बॉर्डर्स भी दिए, दिस इज अफ्रीकन प्लेट, ओके, दिस इज यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया प्लेट इज यूरेशियन प्लेट। तो दीज आर मेजर प्लेट्स जो गिवन है, तो इनकी मूवमेंट्स हुई थी। यही डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, यही बताने जा रहे हैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि हुआ क्या था। चलते हैं आगे, चलते हैं। होप क्लियर होगा कि व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी अध्ययन है, ठीक है, अध्ययन किसका है आपके पास, जियोमॉर्फोलॉजी। सी अगेन मैं बैक साइड पे जा रहा हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी एक अध्ययन है कि एक विज्ञान है कि लैंडफॉर्म्स की जो उत्पत्ति, ये जो आपके पास अर्थ है इसके अंदर जो लैंडफॉर्म्स है उसकी तो उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है जी। ये भू आकृति, ये जो पृथ्वी की आकृति है ये इस तरह से जो है वो कैसे है, उसके बारे में टेक्टोनिक्स मैंने आपको बता दिया। देन टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, मेजर प्लेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो मेजर प्लेट जैसे यहाँ पर दे रखा है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दे रखा है, देन आपके पास साउथ अमेरिकन प्लेट दे रखा है, ठीक है जी, एंड देन आपके पास यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट्स दे रखा है एंड यूरेशियन प्लेट्स दे रखा है। ये कुछ प्लेट्स हैं। प्लेट्स का मतलब है कि ये लैंड वाला पोर्शन, ओके, जो फ्लोट कर रहा है नीचे मेंटल के ऊपर। मेंटल एक लावा है, उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो 7 मेजर प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स कह रहा हूं, माइनर बहुत है यार। मैं 7 मेजर प्लेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, 7 मेजर प्लेट्स हैं आपके पास, ठीक है जी। वो 7 मेजर प्लेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास जिनकी मूवमेंट हुई और फिर फॉर्मेशन हुई आपके पास इन कॉन्टिनेंट्स की। तो वो 7 मेजर प्लेट्स कौन सी हैं? सी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, देन उसके बाद, ठीक है, ये प्लेट, देन पैसिफिक प्लेट, ओके, देन अंटार्कटिका प्लेट, 4th नंबर पे अंटार्कटिका प्लेट, 5th नंबर पे यूरेशियन प्लेट, एंड 6th नंबर पे अफ्रीकन प्लेट, एंड 7th नंबर, लास्ट नंबर पे इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट। क्लियर? चलते हैं आगे, चलते हैं जी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो पर्सनालिटी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो दिस मैन इज अल्फ्रेड वैगनर। 1880 to 1930 इनका जो है वो समय काल है। इन्होंने, ये जो अल्फ्रेड वैगनर हैं, इन्होंने जो है थ्योरी प्रोपाउंड की, कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। मेटेरोलॉजिस्ट जो मौसमी विभाग की जानकारी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिसिस्ट, ठीक है, भूभौतिकीविद आपके पास, जिन्हें कह सकते हैं कि जियोफिजिसिस्ट का मतलब होता है पृथ्वी के भौतिक गुणों का अध्ययन और उस पर कार्य करने वाली भौतिक प्रक्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं। तो मेटीरियोलॉजिस्ट भी हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी हैं, जियोफिजिसिस्ट भी हैं आपके पास। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो इन्होंने 1912 में आपके पास ये थ्योरी प्रोपाउंड की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। what he have written here, देख लेते हैं, that put forth the hypothesis that the continents had all originally been a part of one enormous landmass। ठीक है, तो मैं आपको पूरी चीज समझा दूंगा। पहले आप इस मैप को देखिएगा ध्यान से। यहां पर एक एरा दे रखा है, मिसोजोइक एरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 248 मिलियन ईयर अगो, जो ये समय 248 मिलियन ईयर अगो, आपके पास ये टाइम स्केल है। जनरली 248 मिलियन ईयर अगो जो टाइम स्केल शुरू हुआ उसे मेसोजोइक एरा कहते हैं। ठीक है, उसे मेसोजोइक एरा कहते हैं, दिस वन। और
65 मिलियन ईयर तक जो था ये रहा, तो इसे मेसोजोइक एरा कहेंगे। उसके बाद प्रेजेंट जो एरा चल रहा है उसे हम सीनोजोइक एरा कहते हैं। सो आपको बता दूं व्हाट अल्फ्रेड वेगनर हैज सेड। सो उसी के लिए मैं अगली डायग्राम पे चलता हूं, सो अगली स्लाइड पे चलता हूं जनरली, ठीक है। सो दिस इज माय स्लाइड नेक्स्ट। सो यहां पर देखिए व्हाट अल्फ्रेड वेगनर हैव सेड। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो आज की स्थिति में वो कॉन्टिनेंट, ये पहले वैसी स्थिति में नहीं थे। ये पहले इकट्ठे हुआ करते थे एक बॉल शेप में। सी हियर, साउथ अमेरिका अफ्रीका के साथ फिट है, अफ्रीका इंडिया, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया के साथ फिट है, नॉर्थ अमेरिका यूरेशियन प्लेट के साथ फिट है। सो व्हाट ही हैव सेड कि ऐसा है कि जितना भी पूरे लैंडमास दिख रहे हैं आपको यहां से लेकर यहां तक, इसे एक नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया? इसे नाम दिया पैंजिया, PANGEA, पैंजिया नाम दिया। ये जितना भी कॉन्टिनेंट्स जितने भी आपके पास इकट्ठे दिख रहे हैं इसे नाम दिया पैंजिया, PANGEA, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहा कि इस लैंडमास, ये सभी कॉन्टिनेंट जो पहले एक बॉल की तरह थे, एक आपके पास ज्वाइंट थे, इस लैंडमास के चारों तरफ एक ओशियन था और उसको नाम दिया पैंथालासा ओशियन। एंड व्हाट द नेम बीइंग गिवन? पैंथालासा ओशियन। और एक और चीज कही कि बीचों बीच एक सी यहां से गुजरती थी और जिसका नाम था, ये एक एंशियंट सी है जिसका नाम था तैथिस सी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो बीचों बीच आपके पास जो गुजरती थी आपके पास ये, उसका नाम था तैथिस सी। ओके, एक ऐसा सी या ऐसा ओशियन जो कि मेसोजोइक एरा में लोकेटेड था बिटवीन, अगर मैं बोलूं बिटवीन गोंडवाना एंड लोरेशिया। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। तो आपके पास ये कॉन्टिनेंट जो थे जिस स्थिति में आज दिख रहे हैं वैसे नहीं थे, ये पहले वैसे नहीं थे। मैं अगर बोलूं मेसोजोइक एरा में ये इस तरह से दिखते थे, ठीक है। मेसोजोइक एरा से पहले 248 मिलियन ईयर अगो ये इस तरह से दिखते थे और इसके बीच में तैथिस सी गुजरता था। ये पूरे लैंड मास को, जो ये कॉन्टिनेंट वाला, ये सिर्फ लैंड वाला जो पोर्शन दिख रहा है, सारे के सारे को पैंजिया कहा जाता था। और ये पैंजिया सराउंडेड बाय ओशियन जिसे पैंथालासा कहा जाता था, और बीचों बीच से एक सी गुजरती थी जिसे तैथिस सी कहा जाता था। होप यू हैव अंडरस्टैंड। तो देखिए इंडिया को अगर आप देख रहे हैं तो अगर मैं इसे इक्वेटर मान लूं, ठीक है, तो ये इसके नीचे इंडिया यहां स्थित है। परंतु अगर आज की बात करूं तो इंडिया लगभग इधर, ठीक है, इंडिया लगभग यहां पर स्थित है अराउंड आपके पास यहां से 7 आपके पास डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो इंडिया आपके पास जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके पास स्थित है। तो ये आपको पता ही है, इंडिया आपके पास नॉर्दर्न लैटिट्यूड में स्थित है आपके पास। और अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका थोड़ा सा और आपके पास जो है ये इधर जैसे है आपके पास, तो अफ्रीका ये है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया को 2 हिस्सों में बांटती है। ऑस्ट्रेलिया को 2 हिस्सों में बांटती है आपके पास, ठीक है जी। चलेंगे, सो अगेन रिपीटिंग, सो आपको पता है कि इंडिया यहाँ से यहाँ ना होकर तो आज की स्थिति में कहाँ पर है? यहाँ पर है अराउंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में। सो अब देख लीजिए, पहले इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में होता, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन कैसा आता है कि गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड है कि इंडिया किसका हिस्सा था? इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ विच? सो लोरेशिया, गोंडवाना लैंड और पैंथालासा, समटाइम इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आंसर इज गोंडवाना लैंड। या क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? So North America and Eurasia is not the part of Gondwana land. चलिए what CDT is continental drift theory है क्या? सी है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही। सो वैगनर क्या कहते हैं कि वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देयर एग्जिस्टेड ऑन बिग लैंड मास, एक बहुत ही बड़ा लैंड मास था जिसे पैंजिया कहा गया। पैन मतलब ओल होता है और जिया मतलब अर्थ होता है, जो कि एक बहुत ही बड़े ओशियन या बहुत ही बड़े आपके पास जो है महासागर से घिरा हुआ था जिसका नाम था पैंथालासा। एक सी है तैथिस सी जो पैंजिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट इज लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। या
आप रखेंगे उसे, है ना जी। और जनरली अगर आपको बताऊं तो ये पैंजिया ब्रॉक होना, ये जो पैंजिया टूटना कब शुरू हुआ, ये जो पैंजिया जो आप देख रहे हैं ये सब आपस में दूर कब जाना शुरू हो गए। सो ये सब आपके पास दूर जाना शुरू हुए कब, जैसे आपके पास सो ये दूर जाना शुरू हो गया आपके पास, सो ये इधर जाना शुरू हो गया, इंडिया जो है वो ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया। जनरली अगर मैं बोलूँ तो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट आपको जनरली यहाँ पे दिखेगी, है ना जी। सो इधर को ये इस तरफ साउथ अमेरिका थोड़ा सा नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ। सो कब मूव हुआ, मेसोजोइक एरा में ये जो है ये ब्रॉक होना शुरू, ये टूटना शुरू हो गया। सो अगेन सो ये पूरे का पूरा लैंड मास तो आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया, तो दिस इज आपके पास पैंजिया। सो ये आपके पास है पैंजिया, और पैंजिया मैंने बताया कि ये पैंजिया पूरे का पूरा ये जो लैंड मास आपको दिख रहा है ये पैंजिया है, और पैंथालैसा ये ओशियन है। चलते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलें, सो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एविडेंस और विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द एविडेंस, है ना। तो सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो एविडेंस देखिए, रॉक्स ऑफ सेम एज, apparent affinity of physical features, botanical evidences, placer deposit, then tillit deposits, then polar wandering, right, then distribution of आपके पास fossils, so distribution of fossils, so again important distribution of fossils। so इन्हीं एविडेंस के तहत जो है जनरली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो है वो एक एविडेंस भी चाहिए तो प्रूव करेंगे, तो दीज आर द एविडेंस कि जनाब ये चीजें हुई थी, कि कॉन्टिनेंट जो थे जिस स्थिति में आप आज कह रहे हैं ऐसे नहीं थे, ये जो थे ये एक पैंजिया की तरह ही थे आपके पास पहले। ओके, सो चलिए चलते हैं। सो सी हियर, ये डायग्राम आपके पास यहाँ पर आपको दिख रही है कि 225 मिलियन ईयर अगो ये पैंजिया था, देन ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ट्रायसिक पीरियड, मेसोजोइक एरा के ही ये पीरियड्स हैं। ट्रायसिक पीरियड में ये थोड़ा ब्रेक होना शुरू किया, जुरासिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा गैप दिखने लगा, क्रिटेशियस पीरियड में आपको और ज़्यादा गैप दिखने लगा, और प्रेजेंट डे पे आज ये इस तरह से आपको दिखते हैं। सो दिस इज राइट नाउ, ये सॉरी एज बिफोर पैंजिया, और ये उसी तरह से दिखाया हुआ है कि वॉल एक बॉल गेंद की तरह है, कि एक तरह से सारा का सारा लैंड मास जो था वो फिट टुगेदर था। ओके, चलिएगा, तो चलते हैं अब आपके पास यहाँ पर इनके डिपॉजिट्स के पास चलते हैं। सो क्या कहते हैं अब ये डिपॉजिट्स, तो इन्हीं पे चलते हैं। चलें, सो अपरेंट अफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। So South America and Africa seem to fit in with each other. So see here, अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं और अगर मैं यहाँ पर इसकी अफ्रीका की बात करूं, सो अगर मैं इसको मूव करूं इधर इसकी तरफ तो ये फिट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। क्योंकि ये जो ब्राजील का जो ये बल्ज है या जो ये आउटर मोस्ट पोर्शन है ये क्या फिट दिखना शुरू होगा यहाँ पे, गल्फ ऑफ ग्विनिया पे, यहाँ पर आपको फिट होना दिख जाएगा। और अगर मैं ग्रीनलैंड की बात करता हूँ, इसको भी अगर आप इधर फिट करें बैफिन वे में या एलसमेयर आइलैंड में, तो यहाँ फिट करें तो ये भी फिट होना जो है फिट हो ही जाएगा, ठीक है। आप पजल गेम कभी खेला होगा, वो फिट करने वाला है कि एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। सो सेम एज इट इज कि ये आपस में फिट हो जाएंगे। तो एक फिटिंग एविडेंस जो है प्रोवाइड किया अल्फ्रेड वैगनर ने, राइट। चलें नेक्स्ट, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, Madagascar and Africa seem to have been joined. तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका seem to have been joined. सो इंडिया को कह, मेडागास्कर अगर आपको पता है तो अफ्रीका आपको याद है, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में मेडागास्कर आइलैंड है। तो कह रहे हैं कि इंडिया को अगर आप उनसे ज्वाइन करें तो वो ऐसा इमेजिनेशन आप क्रिएट करके देखें तो वो ज्वाइन होते नजर आएंगे। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वन साइड, नॉर्थ और साउथ अमेरिका भी आप ज्वाइन करें एक तरफ से, एंड अफ्रीका एंड यूरोप ऑन द अदर फिट अलोंग द मिड अटलांटिक रिज। अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ओके, अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास ये नॉर्थ अमेरिका है
और ये साउथ अमेरिका। अगर मैं इनको, ये मिड अटलांटिक ओशंस इस तरह से, और यहाँ से और यहाँ पे यूरोप और यहाँ पर अफ्रीका है, इन दोनों को फिट करना चाहूँ तो ये आपस में फिट होते आपको नजर आएंगे। द कैलेडोनियन एंड हर्सिनियन माउंटेन्स ऑफ यूरोप and the Appalachians of USA seem to be one continuous series. Now, this is again a very important माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है जी, एक चेन ऑफ माउंटेन्स हैं। तो मैं बात करूं तो यूरोप की दो माउंटेन रेंज हैं, कैलेडोनियन एंड हर्सिनियन, और दूसरी यूएसए के एपलेचियन, जो एपलेचियंस हैं। ओके, सी हियर, सो ये एपलेचियन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका की। सो अगर मैं बोलूँ तो ये अपलेचियन माउंटेन्स जो हैं, और ये जो माउंटेन्स मैं बोलूँगा जो कैलेडोनिया है और आपके हर्सिनियन है, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो कहा जाता है कि ये एक चेन थी, एक कंटिन्यूस चेन थी, ये एक कंटिन्यूस चेन थी, ठीक है। तो ये भी जो है एविडेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, ये कंटिन्यूस चेन थी। सो अगेन, सो इससे क्या पता चलता है कि ये सब चीज़ें आपस में क्या थी, कि ये यूरोप जो है वो आपके पास फिट था नॉर्थ अमेरिका के साथ, ये भी इधर, ये भी आपके पास बेल्ट में अफ्रीका भी यहाँ पर फिट था। तो ये ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये कैलेडोनिया जो आपके पास जो है, ये कैलेडोनियन बेल्ट जो है, ये आपके पास ये नॉर्वे वाला पोर्शन मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, और ग्रीनलैंड वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, और ये हर्सिनियन आपको दिख रहा है, ये फ्रांस और जर्मनी वाली साइड पे। ओके, सो हमेशा ये चीज याद रखें कि आपको याद रखें, मैप पे हमेशा आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, मैप पे हमेशा आपकी कमांड जो है वो अच्छी चाहिए होती है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। सो ये देखिए, ये सेम वही आपके पास फिट टुगेदर। तो इसे मैं जिग्सॉ फिट एक एविडेंस, इसका हम जिग्सॉ फिट भी कह सकते हैं। सो जिग्सॉ फिट एक एविडेंस जो है वो प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एविडेंस है, ये वो एपलेचियन और जो है वो कैलेडोनाइड्स, और ठीक है जी। तो इनका आपके पास जो एविडेंस बताया था कि ये चेन आपके पास है। ओके, चले नेक्स्ट चलते हैं। पोलर वॉन्डरिंग, शिफ्टिंग ऑफ पोल्स, तो पोल्स का जो शिफ्ट होना, ठीक है जी। सो ये पोल ड्रिफ्टेड कॉन्स्टेंटली जो है वो पोल्स का क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ है। बट कुछ क्रिटिसिज्म भी था कि पोल्स में हैव शिफ्टेड, कि पोल शिफ्ट हुए होंगे, नेसेसरीली नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स भी शिफ्ट हुए होंगे। तो ज़्यादा गहराई पे नहीं जाना। सो ये एविडेंस है अगला, है ना जी, पोलर वॉन्डरिंग। नेक्स्ट, बोटानिकल एविडेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइक अफ्रीका का जो एक आपके पास एनिमल है, ठीक है, लैमूर, अकर इन अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, सच एज दैट अ कंटिन्यूअस लैंडमास लेमूरिया एग्जिस्टेड कनेक्टिंग द थ्री, ठीक है। अनदर अमेजिंग फैक्ट इज दैट skeleton of Mesosaurus, a small reptile adapted to shallow brackish water, are found only in South African Erebor formation of Brazil. So कहने का मतलब क्या है, ये जो लैमूर है ये अफ्रीका में पाए गए, मेडागास्कर में भी पाए गए और इंडिया में भी पाए गए, ठीक है। ये जो मेसोसॉरस है ये साउथ अफ्रीका में पाए गए और आपके पास ब्राजील में भी पाए गए। तो अगर मैं आज के कॉन्टिनेंट्स को अपने दिमाग में रखूं, ठीक है, मतलब आज के कॉन्टिनेंट्स को मैं अगर देख के चलूं, ठीक है। सो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अगर ये सब जो है वो एक दूसरे से दूर दूर है। सो अगर मुझे एक का एविडेंस यहाँ पे मिल रहा है और एक का एविडेंस अफ्रीका में मिल रहा है, और प्रेजेंट स्टेज में क्या है, इन सब में काफी ज्यादा गैप है। सो इनकी मूवमेंट अफ्रीका तक बहुत ही मुश्किल होगी, ठीक है जी। और अगर कोई भी एविडेंस, स्पीसीज का एविडेंस अफ्रीका में मिल रहा है और इंडिया में भी वही स्पीसीज का एविडेंस मिल रहा है और एंटार्क्टिका में भी वही स्पीसीज का एविडेंस मिल रहा है, तो आज की स्थिति में ऐसे अगर कॉन्टिनेंट्स काफी दूर दूर हैं, सो ये इनका यहाँ पर मूवमेंट, अफ्रीका से इंडिया मूवमेंट और इंडिया से एंटार्क्टिका मूवमेंट आज के समय में पॉसिबल नहीं था विदाउट एनी ट्रेड, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब कॉन्टिनेंट्स, ये सब जो प्लेट्स हैं ये आपस में क्या थी, ज्वाइंट थी। सो दिस इज अगेन आपके पास एक और एविडेंस आपके पास ये है कि ये आपके पास ये बोटानिकल एविडेंस, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। So rocks of the same age across the oceans,
सो अगर हम ओशंस की बात करें, अगर हम समुद्री किनारों की बात करें, तो वहाँ पर एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से ये पता लगाया कि वो जो रॉक्स हैं, लाइक जो रॉक्स आपके पास ब्राज़ील के कोस्ट पर हैं, वो ही पश्चिमी अफ्रीका के कोस्ट पर भी पाए गए हैं। जो कैलेडोनियन पर है वही अपलेचियन माउंटेन्स भी पाए गए। दैट मीन्स एक सिमिलैरिटी आपके पास शो हो रही है कि ये रॉक्स जो कि एक इनकी अगर डेटिंग मेथड्स टेक्निक से हम पता करें तो ये रॉक्स की फीचर्स, इनका टाइम पीरियड सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब है कि आज जिस तरह से कॉन्टिनेंट ऐसे नहीं होंगे, ये जिस तरह से अल्फ्रेड वैगनर ने कहा उसी तरह से हुए होंगे। सो सी हियर, यहाँ पर अगर इनके रॉक्स इस तरह से, तो इसके रॉक्स के वेस्टर्न अफ्रीका में वैसे एविडेंस हमें रॉक्स में मिले, सिमिलैरिटी मिली, इधर की सिमिलैरिटी सेम हियर यहाँ पर मिली। सो ये बताता है कि ये फिट हुए होंगे आपस में, आपके पास ये कॉन्टिनेंट एक जुड़े हुए होंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट। प्लेसर डिपॉजिट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट। पश्चिमी अफ्रीका में आपको कुछ गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं, बट द सोर्स गोल्ड वेयरिंग वीन्स आर इन ब्राजील। ठीक है, परंतु जो सोर्स जनरली जो है वो कहाँ पर और है, ब्राजील में है। सो इट इज ऑब्वियस, तो ये ऑब्वियस है कि जो गोल्ड डिपॉजिट है घना के, वो कहाँ से ड्राइव हुए होंगे, ब्राजील प्लेट्यू से। तो देखिए, सो ये यहाँ पर ब्राज़ील, यहाँ पर आपके पास घाना, तो अगर यहाँ पर आपके पास वो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो गोल्ड डिपॉजिट है वो यहाँ के सोर्स हैं, और ये पॉसिबिलिटी कब है, जब दोनों आपस में जुड़े होंगे। क्लियर, चलें। सो दिस वन अफ्रीका एंड दिस अफ्रीका, ओके, घाना। सो हियर इज घाना, ओके, और यहाँ पर ब्राज़ील। जब अगर आप इस पोर्शन को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, सो चले टिलेट एविडेंस। सो टिलेट एविडेंस, ये भी आपके पास जो है वो 6th एविडेंस है आपके पास, कि टिलेट एविडेंस भी शो करता है कि कॉन्टिनेंट्स आज की स्थिति में जैसे दिख रहे हैं वैसे पहले नहीं थे। तो टिलेट मतलब क्या होता है कि ग्लेशियल, कि ग्लेशियर्स के द्वारा इनका इरोजन हुआ है। टिलेट मतलब खुदाई करना, या जिस तरह से आप जो है सॉइल को जो है वो खुदेरते हैं, ठीक है, तो उस तरह से इरोजन हुआ है। तो टिलेट refers to the sedimentary rock made up out of deposits of glaciers. It reveals, it has been found that Gondwana system of sediments from India has its counterparts in 6 various land masses. सीधी बात बताऊं तो इंडिया में जो सेडिमेंट्स के एविडेंसेस मिले, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन पे, डेक्कन वाले पोर्शन पे, वहां पर, तो माना जाता है कि वहां के सेडिमेंट पोर्शन जो है वो 6 जो लैंडमास है सदर्न हेमिस्फीयर के, उनसे मैच करते हैं, सिमिलैरिटी मैच करती है कि जनाब ये टिलेट, ये इरोजन जो है वो ग्लेशियल इरोजन है। अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो यहाँ पर जो इनकी जो ग्लेशियर एविडेंसेस थे, ग्लेशियर टिलिंग एविडेंसेस थे, वो मैच करते हैं इंडिया के साथ। और इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सदर्न पोर्शन पे कोई ग्लेशियर आज की डेट पे तो नहीं है। तो इसका मतलब ये इंडिया सदर्न पोल पे था, सदर्न हेमिस्फीयर पे था, और लेटर स्टेज पे इसकी मूवमेंट हुई है। तो ये भी सपोर्टेड एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। होप दिस इज क्लियर टू यू। सी हियर, ये इंडिया है। सो इंडिया का ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर, ये दिखाया हुआ है कि ग्लेशियर इस तरह से होता है। धीरे धीरे जब ग्लेशियर मूवमेंट हुई, ग्लेशियर पिघला, तो भाई ग्लेशियर जब पिघलता है तो ऑब्वियस ही बात है नीचे तो विलो में नीचे नीचे तो टिलिंग करेगा, खुद आपके पास क्या करेगा, वो इरोड करेगा, ठीक है, खुरेदेगा वो उस जगह को। सो ये एविडेंसेस, तो ये भी एक एविडेंस प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या था, कि किस तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो है आलोचना की गई। वैगनर टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ फोर्सेस लाइक बुएंसी, टाइडल करंट्स एंड ग्रेविटी, कि ये जो बेसिकली वैगनर जो था वो ये नहीं बता पाया कि ये महाद्वीप जो हैं इनकी मूवमेंट हुई कैसे, क्या फोर्सेस क्या थे इनके पीछे। And he said that buoyancy is a reason, tidal current or gravity is the reason, but this were not strong enough. ये काफी मजबूत तथ्य या रीजन नहीं थे। दूसरा, he advocates directional movement either westward or equatorward,
ठीक है, इस इन्होंने क्या बोला कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो वेस्टवर्ड भी है और इक्वेटर वो आपके पास भूमध्य रेखा के पास भी है, आपके पास जा रही हैं। परंतु अगर हम बात करें तो मूवमेंट जो है वो जनरली सभी डायरेक्शंस में हो रहे हैं। He did not explain that why the drift began only in Mesozoic not before. ये बताने में भी असक्षम रहे कि मेसोजोइक एरा में ही ड्रिफ्ट क्यों हुआ, ठीक है, और पहले क्यों नहीं हुआ। द थ्योरी डिड नॉट टेक ओशंस इनटू कंसीडरेशन। थ्योरी ने कॉन्टिनेंट्स को, आपने देखा कि लैंड मास की बात कर रहे हैं, इन्होंने ओशंस की बात नहीं की। और अर्थ क्रस्ट इज बिलीव्ड टू बी टू रिजिड, और कह रहे हैं कि पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है वो बहुत ही रिजिड है, ठीक है जी। सो उसका मोशन, उसको जो एक तरह से मूवमेंट करना वो मुश्किल जो होता है, ठीक है जी। वैगनर आइडियाज हैव नॉट ऑफर्ड अ सुटेबल मैकेनिज्म, कि इतने लार्जर मास का इतनी लॉन्ग जर्नी जो इसने करी की इन कॉन्टिनेंट्स एंड इन प्लेट्स ने, वो इसके लिए इन्होंने कोई सूटेबल मैकेनिज्म नहीं बताया। सो किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने। कब लेकर आया आपके पास थ्योरी, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? 1912 में, ओके। Alfred Wegener 1912. So this is continental drift. So see here. So यहाँ से आपके पास शुरुआत, so Permian period to 25 million year ago, then Triassic period, then Jurassic period, then Cretaceous period and the present days. Okay. Again summarizing it, है ना? Summarize कर रहा हूँ मैं फिर से। Continental drift theory हम कर रहे हैं। So हमने इस थ्योरी में देखा कि जो महाद्वीप जो आज की तिथि में आपको, जैसे ये प्रेजेंट सिचुएशन है कि आज की सिचुएशन में आपको दिख रहे हैं, ये कहा गया कि ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये सब जो है एक यूनाइटेड या एक एकजुट की फॉर्म में थे, एक बॉल की फॉर्म में थे, बिल्कुल इकट्ठे थे, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने बोला कि ये ड्रिफ्ट, इनकी मूवमेंट शुरू हुई, ये अल्फ्रेड वैगनर ने कहा। और इन्होंने ये कहा कि ये जो पैंजिया है, ये जो लैंडमास है, पहले पैंजिया के नाम से जाना, इन्होंने ये नाम दिया पैंजिया। कहा गया कि सब ओशियंस, ये ओशियन से सराउंड है, और उसको क्या नाम दिया? पैंथालासा नाम दिया। और पैंजिया के बीचों बीच एक सी गुजरती थी, नाम याद है आपको? सी, टेथिस सी, यस। और पैंजिया के ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहा गया? लोरेशिया लैंड, गुड। एंड पैंजिया के नीचे वाले लैंड को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। एंड इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो इंडिया हिस्सा था गोंडवाना लैंड का, और धीरे धीरे स्प्लिट हुआ और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहलाई, ओके। सो ये सब कुछ बताया किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है। चलिए, सो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, ओके। एमसीक्यूज देख लेते हैं कुछ। सो हु इज द पर्सन क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रोपाउंड की, किसने दी है? सो आंसर, चलिए सोचिए आंसर। सो आंसर क्या हो सकता है आपके पास? हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी, किसने ये थ्योरी गिवन है? यस, सो अल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी प्रोपाउंड की है। कब? 1912 में। मेटेरोलॉजिस्ट थे, जियोफिजिसिस्ट थे एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए और देखिए कि कौन सा सही है। अल्फ्रेड वैगनर ने प्रोपाउंड किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिल्कुल सही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि प्रैक्टिकली नॉट बीन प्रॉब्लम, बट थ्योरेटिकली जो है जो एक्सप्लेन किया जाए, तो डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। सो जवाब दीजिए, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नन। सो answer is yes, answer is both। आंसर क्या है? both are correct। चलेंगे, which two specific continents fit together most noticeably। कौन से कॉन्टिनेंट स्पेशली जो हैं वो आपस में फिट होते हुए जो नोटिस किए आपने पहले डायग्राम में? अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका से, करेक्ट है क्या? अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यूरोप से, साउथ अमेरिका अफ्रीका से, अफ्रीका अंटार्कटिका से।
So the correct answer is साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। अभी हमने बात की थी ब्राजील एंड घना कोस्ट, है ना। सो जिग्स ऑफ फिट एविडेंस, सो विच टू स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स फिट टुगेदर मोस्ट नोटिसेबली। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाउ डज फॉसिल एविडेंस सपोर्ट वैगनर्स हाइपोथेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हाउ डज फॉसिल एविडेंस support Wagner's hypothesis of continental drift. So, similar fossils are found along the continental margins that appear to join together. Yes, true. Fossils are found in areas where the present day climate could not have supported the organisms that made the fossils. So, ठीक है, इस अगली स्टेटमेंट चलते हैं। Similar fossils of giant, so GIANT, okay, giant land dwelling dinosaurs or other animals are found on continents separated by oceans. So अगर मैं तीनों स्टेटमेंट्स को देखूं तो आंसर जनरली इज, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये राइट आंसर है। ओके, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिएगा। सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप मतलब सबको समझ आया होगा। अगर अपने कमेंट सेक्शन पे अब कुछ भी डाउट होगा तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो धन्यवाद अगेन। थैंक यू अगेन, थैंक यू।